नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महाराष्ट्र का चुनाव एक तरफ और मुंबई की बीएमसी का चुनाव एक तरफ। क्या बीएमसी में 30 साल से चला आ रहा शिवसेना का वर्चस्व इस बार समाप्त हो जाएगा? वीडियो अपलोड होने तक पूरे नतीजे नहीं आए थे, मगर जो नतीजे आए और चैनलों पर जो ट्रेंड चल रहे थे शाम 6 बजे तक का, उससे लगता है कि तमाम तिकड़मों के बाद भी शिवसेना पूरी तरह कमजोर नहीं हुई है, लेकिन सत्ता से बहुत दूर नजर आ रही है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे का गठबंधन सत्ता में आने के लिए 114 के आंकड़ों को पार कर रहा है, मगर मुश्किल से पार कर रहा है। शिवसेना ठाकरे और उनका गठबंधन 80 से अधिक सीटों की तरफ जाता दिख रहा है। यह सब एक ट्रेंड है। एक अन्य ट्रेंड के अनुसार विपक्ष का गठबंधन भी मजबूत स्थिति में है, मगर पूरे नतीजे अभी नहीं आए। 4:30 बजे के नतीजे के हिसाब से देखें तो बीएमसी में शिवसेना उद्धव 41 पर है और बीजेपी 45 सीटों पर। अगर बीजेपी जीत जाती है तो यह बड़ी बात होगी। बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर होगा। शिवसेना बहुत कमजोर नहीं हुई, मगर सवाल बीएमसी हाथ से जाने को लेकर है। क्या नतीजे ऐसे आएंगे कि बीजेपी और शिंदे मिलकर बीएमसी पर कंट्रोल जमा लेंगे, या नतीजे आने के बाद भी तोड़फोड़ के खेल का एक और लंबा दौर चलेगा? जिस चुनाव में तोड़फोड़ से लेकर खरीद फरोख्त का खेल खुलकर हुआ, क्या उन बातों को अब दफन कर दिया जाएगा? मगर हम अपने इस वीडियो में सभी चीजों को दर्ज करेंगे। बड़े बड़े नतीजों के बीच आप इस खबर को कैसे समझेंगे कि महाराष्ट्र के जालना से पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या का एक आरोपी श्रीकांत पनगरकर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत गया है। वहां लोग उसकी जीत का जश्न मना रहे हैं। श्रीकांत जमानत पर बाहर है। 2024 में एकनाथ शिंदे की पार्टी में यह शामिल हो गया था। जब हंगामा हुआ तो शिंदे शिवसेना ने किनारा कर लिया। इस खबर से अगर आप झटका नहीं खाते हैं तो भी कोई बात नहीं। भारत में अगर आप पंचायतों और निकायों के चुनावों को देखेंगे तो आपको लोकतंत्र को बीमार करने वाले तत्व भयानक रूप से नजर आने लग जाएंगे। हत्या का आरोपी स्वतंत्र रूप से चुनाव जीत गया। 2017 में बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या हुई थी। 9 साल बाद भी कोर्ट का फैसला नहीं आ सका और जनता ने अपना फैसला सुना दिया। भारत की नगरपालिका से लेकर न्यायपालिका तक की हालत आप समझ जाएंगे। विधानसभा के चुनाव के साथ साथ निकाय चुनावों को लेकर भी चुनाव आयोग पर तमाम सवाल उठे और विश्वसनीयता बहाल करने की कोशिश नजर भी नहीं आई। हमारी रिपोर्ट में सीटों के जो आंकड़े हैं उन्हें एक ट्रेंड के तौर पर देखिए। वास्तविक संख्या में बदलाव होता रहेगा। टीवी चैनलों पर बढ़त के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उनसे नहीं लगता कि बीजेपी को प्रचंड जीत मिल रही है। बीजेपी के गठबंधन की संख्या 114 के हाफवे मार्क से 1-2 ही आगे है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ताजा बयान है कि उम्मीद है बीएमसी बीजेपी ही जीतेगी। जब नतीजे नहीं आते तब इसी तरह संभल कर बयान दिए जाते हैं। हम अपने वीडियो में राजनीति और ट्रेंड की बात कर रहे हैं। इस गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीएमसी में 90 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जो 2017 की तुलना में 8 ही ज्यादा हैं। जब शिवसेना को नहीं तोड़ा गया था और उसके साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, तब बीजेपी को 82 सीटें आई थीं और शिवसेना को 84। उस समय 50 से अधिक सीटों पर हार जीत का अंतर 1000 ही था। तो क्या इस वक्त कुछ भी हो सकता है, या बीजेपी जीत की तरफ बढ़ती जा रही है? टूट के बाद भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना 160 सीटों पर चुनाव लड़ी। ट्रेंड के अनुसार 70 सीटों पर आगे नजर आ रही है। इसका मतलब है शिवसेना लड़ी भी और टिकी भी हुई है। अजीत पवार की एनसीपी बीएमसी के चुनाव में अकेले लड़ी। 94 सीटों पर अजीत पवार की पार्टी लड़ी। इनकी हार इन पर लगे 70,000 करोड़ के उस घोटाले से भी बड़ी लगती है, जिसकी बात अब बीजेपी भी नहीं करती है। लेकिन क्या बीजेपी अजीत पवार को भाव देगी, या बीजेपी के प्लान के अनुसार ही अजीत पवार अकेले लड़े? कहा जा रहा था कि इस चुनाव में एकनाथ शिंदे को भी निपटा दिया जाएगा, मगर एकनाथ शिंदे ने अपनी जमीन लगता है बचा ली है। बीएमसी में बीजेपी के लिए शिंदे जरूरी बने रहेंगे, मगर ठाणे में भी शिंदे ने अकेले लड़कर अपना प्रभाव दिखा दिया है। उनकी पार्टी वहां अच्छा करती नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे को निपटाने की कोशिश
फिलहाल सफल नहीं लगती है। अगर आप एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रदर्शन को मिला दें तो बीजेपी को मंजिल तो मिल गई है, मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके सामने दोनों खेमों के शिवसैनिक बड़ी चुनौती के रूप में मौजूद हैं। राज ठाकरे की तरह अगर किसी दिन एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से हाथ मिला लिया तब क्या होगा, यह भविष्य का सवाल है। वर्तमान का रिजल्ट यह है कि बीएमसी में अजीत पवार का गेम ओवर लगता है। क्या उनके लिए दुखी होने की जरूरत है? महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार बीजेपी के काम कई बार आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे। 20 साल बाद राज ठाकरे ठाकरे परिवार में लौटे हैं और उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना उद्धव ठाकरे का गठबंधन हुआ, मगर दोनों ने कोई कमाल नहीं किया। सवाल है कि क्या शिवसेना बीजेपी का विरोध करने की स्थिति में अब बचेगी? कांग्रेस के साथ मिलकर वह बीजेपी को विधानसभा में नहीं रोक पाई, राज ठाकरे के साथ मिलकर बीएमसी में बीजेपी को नहीं रोक पाई। विधानसभा की तरह कांग्रेस इस गठबंधन में नहीं थी, उसका गठबंधन इस बार प्रकाश अंबेडकर की बहुजन विकास अघाड़ी के साथ हुआ। 1998 में बीजेपी को हराने के लिए बहुजन राजनीतिक दलों के चारों धड़ों का कांग्रेस से गठजोड़ हुआ। उस समय महाराष्ट्र के 48 में से 38 सीटें कांग्रेस गठबंधन को आईं। फिर यह गठजोड़ बिखर गया और 25 साल की कोशिशों के बाद प्रकाश अंबेडकर के साथ कांग्रेस का समझौता हुआ, जिससे कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिला। दूसरी तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने का प्रयोग भी धड़ाम से फेल हो गया। नगरपालिका चुनाव का संबंध अगर किसी भी हद तक वोटर के मूड से है, तब फिर विपक्ष के खेमों को अपने अलग अलग खेमों के बारे में सोचना होगा, जो हर हार के बाद दल की तरह नहीं दुकान की तरह बची नजर आती हैं। क्या इन तमाम दुकानों को जुटाकर विपक्ष विकल्प का मॉल बना सकता है? अब दल की नहीं विपक्ष के खेमे में दुकान बचाने की लड़ाई चल पड़ेगी और उनका गठबंधन हर तरफ डूबता नजर आएगा। अलायंस तो बीजेपी का भी है, मगर इस अलायंस में बीजेपी बहुत शक्तिशाली पार्टी बन चुकी है। उसके पास 10-10 हजार करोड़ रुपए का चंदा है। बाकी स्टेट की ताकत छोड़ दीजिए, राज्य सत्ता की, क्या इतने बड़े फंड से लैस बीजेपी से विपक्ष कभी लड़ पाएगा? विपक्ष के खेमे में अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी राज्य दर राज्य कमजोर होती जा रही है और वापसी करती नजर नहीं आ रही। अगर इस देश में फ्री एंड फेयर चुनाव बच गया है तो उन स्थितियों की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी का यह हिंदुत्व प्रयोग कई चुनावों से धक्के खाते हुए, टकराते हुए परिपक्व ना भी हुआ हो तो एक बड़े मुकाम पर पहुंचा है। इसे ना तो शिवसेना चुनौती देती हुई लगती है और ना बहुजन दलों के साथ कांग्रेस। बीजेपी के राष्ट्रीय हिंदुत्व ने शिवसेना के क्षेत्रीय हिंदुत्व को परास्त कर दिया है। पहले उसे काट छांट कर कमजोर किया, फिर उसके एक हिस्से को लेकर यानी एकनाथ शिंदे को मिलाकर अपने आप को महाराष्ट्र और बीएमसी में मजबूत कर लिया। हिंदुत्व के इस प्रोजेक्ट में अजीत पवार अब गैर जरूरी लगते हैं। भारत में बंद फाइलें कभी भी खुल जाती हैं, खुली फाइलें कभी भी बंद हो जाती हैं। बीएमसी का चुनाव आखिरी बार 2017 में हुआ, लेकिन ओबीसी कोटे के कारण चुनाव पर रोक लगा, मामला कोर्ट में पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण ही महाराष्ट्र भर में निकाय, पालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ हुए। इनमें बीएमसी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना को तोड़ने एनसीपी के चुनाव चिन्ह को लेकर जो सुनवाई चल रही थी, उसका फैसला कब आएगा, यह सवाल ऐसे लम्हों के लिए छोड़ दीजिए जब आपके पास करने के लिए कोई काम ना हो। इस चुनाव में पैसे का जितना खेल हुआ, नियमों की जितनी धज्जियां उड़ी, हर चुनाव के बाद यह सब नॉर्मल होता जा रहा है। बीएमसी का चुनाव न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव नहीं था, लेकिन बीएमसी के चुनाव में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी मुद्दा बन गए। अपने चुनाव प्रचार में गुजरात दंगों को उठा देने वाले जोहरान ममदानी को बीजेपी ने मुंबई में मुद्दा बना दिया। यही नहीं, बीजेपी ने बांग्लादेशी आ जाने का खौफ इतना बड़ा कर दिया, लगता है तमाम पहचानों की दावेदारी उसके सामने छोटी पड़ गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अमित सतम ने कहा
कि आप मुंबई का मेयर किसे देखना चाहते हैं, खान या पठान को? मुंबई को किस रंग में देखना चाहते हैं, भगवा या हरा? सतम ने कहा कि देखो न्यूयॉर्क और लंदन में क्या हो रहा है, क्या आप चाहते हैं मुंबई में ऐसा हो? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का इशारा न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी और लंदन के मेयर सादिक खान को लेकर था। जोहरान ममदानी और सादिक खान को लेकर बीजेपी ने ऐसी लकीर खींच दी कि मुंबई का मेयर कौन होगा, इसे लेकर सारे दल अपनी अपनी ड्राइंग बनाने लग गए। बीजेपी के कहने का मतलब था कि मेयर हिंदू होगा, तो एमएनएस और शिवसेना ने कहा मुंबई का मेयर मराठी होगा। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा मराठी दलित मेयर होगा। तो बीजेपी को लगा कि यह हो क्या रहा है। उसने भी बयान दिया कि मराठी हिंदू मुंबई का मेयर होगा, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। तो जोहरान और बांग्लादेशी के नाम पर हिंदू मुस्लिम की लाइन खींचने और खींचते खींचते मराठी हिंदू पर बीजेपी आ गई। उसका दांव सफल हुआ। न्यूयॉर्क में जोहरान की जीत मुसलमान की जीत नहीं थी, बल्कि ट्रंप की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ कई देशों के मतदाताओं के एकजुट होने की जीत थी। वहां रहने वाले भारतीय मूल के हिंदू और मुसलमान और अलग अलग राज्यों के लोगों की जीत थी। जोहरान ने अपना प्रचार कई भाषाओं में किया, स्पेनिश, बांग्ला, हिंदी, उर्दू, अरेबिक और अंग्रेजी। मुंबई का चुनाव भाषा, क्षेत्र, जाति और धर्म के आधार पर बंट गया। गुजराती बनाम मराठी, मराठी बनाम तमिल, मराठी बनाम हिंदी, हिंदू बनाम मुस्लिम। अगर आप न्यूयॉर्क और मुंबई के चुनाव को एक साथ रखकर देखेंगे तो आपको लगेगा मुंबई में ट्रंप के सारे इरादे सफल हो रहे हैं, न्यूयॉर्क में ट्रंप की सारी राजनीति फेल हो गई। न्यूयॉर्क ने जहां पहचान की राजनीति को हराया, वहीं मुंबई में इतने स्तर पर पहचान की राजनीति को हवा दी गई कि वोटर को भी समझ नहीं आया होगा कि वह वोट डालते समय हिंदू मराठी है या केवल मराठी है, केवल मुसलमान है या केवल हिंदू है, या कभी कभी भारतीय होने की याद भी आई होगी। 1996 से मुंबई का मेयर मराठी रहा है, लेकिन उसके पहले मुंबई का मेयर पारसी भी हुआ, हिंदू भी हुआ, ईसाई और मुसलमान भी। उस मुंबई में बांग्लादेशी का भूत छा गया, मुसलमान मेयर होने का भूत छा गया, मराठी और गैर मराठी का भूत खड़ा हो गया। तरह तरह के भूत खड़े किए गए। इसलिए बीएमसी का चुनाव न्यूयॉर्क का नहीं था। मुंबई की चिंता न्यूयॉर्क बनने की भी नहीं है। दुनिया के इन दो बड़े महानगरों के मेयर के चुनाव का अध्ययन किया जाना चाहिए। न्यूयॉर्क में जहां लोग आगे आकर ममदानी को चंदा दे रहे थे ताकि अरबपतियों के समर्थन वाले वहां के सबसे अमीर उम्मीदवार का वे मुकाबला कर सकें, वहीं मुंबई में पार्षद के उम्मीदवारों पर करोड़ों रुपए में बिकने के आरोप लगे। मतदाताओं के बीच पैसे बंटने की खबरें छपी और उम्मीदवार इस दल से उस दल में आना जाना करते रहे। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी के महेश पाटिल के सामने एमएनएस के नगर प्रमुख मनोज घराट ने उम्मीदवारी वापस ले ली, तो उन पर आरोप लगा दिया गया कि 5 करोड़ में बिक गए हैं। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी और शिंदे के 15 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। इसे लेकर शक और सवाल गहराता रहा, मगर जवाब मिलता कहां है। चुनाव मजाक बनता जा रहा है और हर जीत एक सच। राज्य भर में 69 निर्विरोध जीत गए। इनमें से बीजेपी के 44 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, शिंदे के 22, कांग्रेस का भी एक उम्मीदवार निर्विरोध जीता। कहा गया ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले 2 निकाय चुनाव में यह संख्या 10 से 11 के आसपास थी। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को मतदान डालने का अवसर ही नहीं मिला। यह भी एक तरह की चिंता की बात होनी चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए, उन्हें आप भारत की राजनीति की सारी खराबियों को लोकल लेवल पर सर्टिफिकेट देने और चुनाव आयोग की सारी कारस्तानियों को लोकल लेवल पर आजमाने का चुनाव मान सकते हैं। भारत का चुनावी लोकतंत्र तमाम तरह की नैतिकताओं से मुक्त हो चुका है और यह राजनीतिक दलों के आपसी गठबंधनों में भी नजर आता है। वहां भी पतन है। बीजेपी के विरोधी खेमे की विचारधारा तार तार हो चुकी है, मगर बीजेपी अपनी विचारधारा पर टिकी नजर आई। यहां तक कि मतदान के समय लोगों ने आरोप लगाए कि कैसी स्याही लगाई जा रही है कि सैनिटाइजर और एसीटोन से मिट जा रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया इस तरह की स्याही लगाकर बार बार वोट डालने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी तरफ से बीएमसी ने इन आरोपों को खारिज करने की कार्रवाई कर दी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने यहां तक कह दिया, वोटर की जिम्मेदारी है कि वह अपनी उंगली से स्याही ना मिटाए, और स्याही के सूख जाने से पहले उसे मिटाया तो गलत होगा। बीएमसी ने कहा कि अगर इंक सूखने से पहले निशान हटाया गया तो कार्रवाई की जा सकती है। पहले बीएमसी ने इनकार किया, अब जाकर जांच की बात होगी। क्या जांच होगी आप जानते हैं। मुंबई के चुनाव में पैसे के इस्तेमाल को लेकर आयोग पर आरोप लगे कि वह बीजेपी, शिवसेना, शिंदे के लिए आंखें मूंद ले रहा है, तो पुणे में अजित पवार की पार्टी के कैंपेन का काम कर रही कंपनी के दफ्तर में छापा पड़ गया। अजित पवार ने कहा उन पर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे, आज वे आरोप लगाने वालों के साथ सरकार में हैं। इन सभी बातों को पब्लिक और वोटर के बीच बीजेपी नॉर्मल बनाती चली गई, या जनता ने अपनी तरफ से इसे सामान्य मान लिया है। मतदाता सूची की शिकायतों को जीत की इन खबरों में भुला दिया जाएगा। पहले भी कहां इसे लेकर धरती हिल रही थी। मतदान के दौरान राज्य के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट 10 में से 6 घंटे बंद रही। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट क्रैश कर गई। लोग सूची में अपना नाम नहीं ढूंढ पाए, ना बीएलओ उनकी मदद कर पाए। जिन लोगों का पता बदल गया वे परेशान होते रहे। लोगों के पूरे पूरे परिवार वोट नहीं डाल पाए। निर्वाचन अधिकारी दिनेश वाघमारे ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा कि एक ही दिन में वेबसाइट को 2 करोड़ लोगों ने खोला, जिस वजह से वेबसाइट बैठ गई। डिजिटल इंडिया का यह हाल है, तब इस हिसाब से महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों के लिए वेबसाइट बना देते। सोशल मीडिया में चल रहे वीडियो में एक बात बार बार सामने निकल कर आ रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें वोट डालने का मौका नहीं मिला। एक जगह वोट डालने गए तो दूसरी जगह भेज दिया गया, वहां से तीसरी जगह थक हार कर घर चले आए। लोगों को अपने घरों के पास मतदान केंद्रों में वोट डालने का मौका नहीं मिला। एक ही इमारत के लोगों को अलग अलग जगह पर जाकर वोट डालने के लिए कहा गया, और बूथ पर जाकर पता चला नाम सूची में है ही नहीं। 35-35 वर्षों से वोट करने वालों के नाम लिस्ट में नहीं थे। ऐसी शिकायतें मीडिया में छपी हैं। कुछ मामलों में जिन लोगों ने विधानसभा, लोकसभा के चुनाव में मतदान किया, उनका नाम भी सूची से गायब दिखा। ऐसी खबरें हमने देखी कि मतदाताओं का नाम खोजने के लिए कुछ जगहों पर चुनाव अधिकारियों ने बीजेपी के ऐप का इस्तेमाल किया। मुंबई के अलावा अन्य शहरों में भी ऐसा देखा गया। पुणे में रॉडनी परेरा ने बताया कि एक ही परिवार के 3 लोगों का 3 अलग अलग बूथ पर नाम आया। बहुत से लोग इन कारणों की वजह से वोट नहीं डाल पाए। कुछ लोगों को घर से बहुत दूर केंद्र मिला, इसलिए वोट डालने नहीं गए। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में नामों और आंकड़ों को लेकर पहली बार सवाल उठे। राहुल गांधी की वोट चोरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफी पहले इसी महाराष्ट्र में नामों को डिलीट करने को लेकर 2 मामले अदालत पहुंच चुके थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 2 अलग अलग दलों के उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट के सामने डुप्लीकेट वोटर को लेकर शिकायत की थी, मगर आयोग ने कुछ किया नहीं। चुनाव भी हो गया और मामला खत्म। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप लगाने से पहले ही जलगांव के शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार चंद्रकांत निंबा पाटिल और कांग्रेस गठबंधन के तहत पीजेंट एंड वर्कर पार्टी के पनवेल से उम्मीदवार बलराम दत्तात्रेय पाटिल इस मामले को उठा चुके थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके थे। पारदर्शिता और डेटा की बात करने वाले आयोग को बताना चाहिए उसका डेटा कहां है। नतीजे से 2 घंटे पहले तक टर्नआउट के आंकड़े जारी नहीं किए गए। 1 घंटा पहले आंकड़े दिए गए। उससे पहले रेंज के रूप में आंकड़े दिए जा रहे थे कि 40 से 50% मतदान हुआ। पत्रकार सोहित मिश्रा ने ट्वीट कर बताया कि 10 बजे होने वाली गिनती से 1 घंटा पहले नंबर दिया गया कि 52.94% मतदान हुआ है। आखिर चुनाव आयोग ने समय पर आंकड़े क्यों नहीं जारी किए? लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसे सवाल उठे। चुनाव आयोग मतदान के आंकड़े समय पर जारी क्यों नहीं कर रहा है? सटीक नंबर क्यों नहीं देता? बिहार के चुनाव के समय भी यही सवाल उठा और अब महाराष्ट्र के निर्वाचन आयोग से भी सवाल पूछा गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिनेश वाघमारे पर कई सवाल उठे हैं। चुनाव की घोषणा के बाद से ही गड़बड़ियां नजर आईं। उम्मीदवारों के हलफनामे समय पर अपलोड नहीं किए गए। चुनाव से पहले के आखिरी 48 घंटे में भी डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति दी गई। निर्विरोध चुनाव जीतने के मामलों में निर्वाचन अधिकारी के रवैये पर सवाल उठे। इसके अलावा एक और मामला सामने आया। महाराष्ट्र के निर्वाचन अधिकारी ने मुंबई में एक नई बैकअप मशीन पेश कर दी। प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट PADU नाम की इस मशीन के बारे में कहा गया, यदि ईवीएम काम करना बंद कर देती है या किसी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी होने लगती है तभी PADU मशीन का इस्तेमाल होगा।
कुल 140 पीएडीयू मशीन को अलग अलग बूथों पर भेजा गया। इस मशीन को लेकर शिवसेना, ठाकरे और आम आदमी पार्टी ने काफी विरोध किया। पीएडीयू मशीन भेजी गई, मगर इस चुनाव में वीवीपैट पर्चियां जारी नहीं की गई। अगर चुनावी पारदर्शिता और सहूलियत ही उद्देश्य था, तब फिर वीवीपैट नहीं दिखाने का क्या तर्क है? विपक्ष के नेताओं ने इसे लेकर सवाल उठाए। चुनाव के आखिरी समय पर ऐसी मशीन क्यों लाई गई? क्या पार्टियां अपने एजेंट को लेकर इसे ट्रेन कर पाई होंगी? क्या इसके बिना बीएमसी का चुनाव नहीं हो सकता था? एक समय था कि चुनावों के नतीजे आने पर सभी दल चुनाव आयोग को भी विजेता कहा करते थे। मीडिया भी कहता था। चुनाव आयोग पर इतने सवाल नहीं उठा करते थे, मगर अब आयोग पर चुनाव के दौरान इतने आरोप लग जाते हैं कि चुनाव अब चुनाव लगता भी नहीं, और चुनाव आयोग को नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यूपी और बंगाल से एसआईआर को लेकर जो खबरें आ रही, उनकी जटिलताओं की आड़ में आयोग को छुपने का मौका मिल जाता है। लेकिन जैसा कि बार बार कह रहा हूं, नगरपालिका से न्यायपालिका तक नजर उठाकर देखिए, देश कैसा दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।